चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दो क्लेम्स थे जिनको मैं काउंटर कर रहा हूँ, पहला उनका ये था ट्रूथ इज जस्टिफाइड बिलीफ, और दूसरा एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म साथ में नहीं चल सकते। जो पहले पॉइंट के लिए मैंने सिंपल सा वेन डायग्राम बनाया है। इसमें 3 गोले हैं। इन तीनों गोलों के ओवरलैप से 7 सेक्शंस बनते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये 7 सेक्शंस क्या हैं, उसके बाद मैं उसके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करता हूँ। पहला सेक्शन ट्रूथ है, ऐसा ट्रूथ जो ना तो आप बिलीव करते हैं, ना ही उसका आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है। बेसिकली आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई सच्चाई है भी। जैसे कि ब्लैक होल्स आज से 100-200 साल पहले आप लोगों को मतलब इंसानों को नहीं पता था ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ है। कोई भी ब्लैक होल्स में बिलीव नहीं करता था, और ना ही कोई जस्टिफिकेशन था किसी के पास कि ऐसी चीज़ पे बात की जाए। दूसरा सेक्शन है जस्टिफिकेशन। ऐसा जस्टिफिकेशन जो ना तो सच है, ना ही आप उस पर विश्वास रखते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई आके कहता है कि आपका बेटा चोर है या उसने चोरी करी है, और वो कुछ सबूत भी लाता है अपने साथ। आप सबूत देखते हो, बट आपको वो देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि आपके बेटे ने चोरी करी है, और आपका बेटा भी वाकई में ईमानदार है, उसने चोरी नहीं करी। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां आपके पास जस्टिफिकेशन तो है, बट ना तो वो सच है, ना ही आप उस चीज पे बिलीव करते हो। तीसरा सेक्शन ऐसा है जहां पे आप किसी चीज पे बिलीव करते हो, बट ना तो वो सच है, ना ही आपके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। सेक्शन 2 के सिमिलर ही एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप सोचते हो कि आपके नेबर ने आपके घर से कुछ चोरी कर लिया। अब आपने ये चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, बट आप ये मानते हो कि उसी ने चोरी किया होगा, और वो चीज़ सच नहीं है। सेक्शन 4 सिमिलर है इसी चीज़ के। फर्क सिर्फ इतना है कि वाकई में उस बच्चे ने चोरी किया है, पर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये साबित करने का कि उस बच्चे ने चोरी की है। सेक्शन 5 पे आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाते हैं जहाँ पे थियस्ट टाइप की बात कर रहे हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपके पास एविडेंस तो है और सच भी है, बट आपका बिलीफ सिस्टम उस सच को मानने से आपको रोक रहा है। जैसे कि राउंड अर्थ, हम सबको मालूम है धरती गोल है, बट कुछ लोग हैं जिनकी किताबों में लिखा है जमीन साकिन है, और वो उस बिलीफ सिस्टम के कारण धरती को गोल नहीं मान पा रहे। सिमिलरली एवोल्यूशन है और एडम एंड ईव। एवोल्यूशन के लिए कितने ही एविडेंसेस सामने आ गए हैं, बट जो लोग अपने बिलीफ सिस्टम के कारण एडम और ईव को मानते हैं, वो एवोल्यूशन के एविडेंसेस सामने आने के बावजूद, उसका जस्टिफिकेशन सामने आने के बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। छठा सेक्शन वो है जो बेसिकली इंटरेस्टिंग है मेरे रिफ्यूटेशन के लिए। ये वो सेक्शन है जो जस्टिफाइड बिलीफ है, बट वो सच नहीं है। जैसे आज से 2000 साल पहले लोगों को लगता था कि धरती फ्लैट है। उनके पास जस्टिफिकेशन भी था, वो आसपास देखते थे धरती फ्लैट है, कोई उनको ऐसा एविडेंस नहीं मिलता था धरती गोल होने का। और धरती को यूनिवर्स का सेंटर मानने से भी उनके पास एविडेंस भी था, और उस चीज़ पे बिलीव भी करते थे। वो रात को देखते थे कि हर चीज़ धरती के आसपास घूम रही है, बट ये चीज़ सच नहीं थी। सातवां सेक्शन जो सेंटर वाला है, ये एक्चुअल ट्रूथ है जिसको आप मानते हो कि वो सच है, उसका जस्टिफिकेशन भी आपके पास है, और ये चीज सबसेट है टोटल ट्रूथ के। अब आपको जो मालूम है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपको संपूर्ण सच मालूम है, आपको पूरा का पूरा सच मालूम है, ये आप कभी भी नहीं कह पाओगे। बट ये वो चीजें हैं जो आप जानते हो, आपके पास जस्टिफिकेशन है, और वो सच भी है। अब जस्टिफाइड बिलीफ, जो फिलोसोफर भाई थे उनका क्लेम था कि जस्टिफाइड बिलीफ इज ट्रूथ, और उन्होंने अनेकों किताबें पढ़ी हैं जिसके बाद वो इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। या तो उन्होंने किताबें गलत पढ़ी, या उनकी समझ में वाकई में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई फिलोसोफर ये कहे कि ट्रूथ इज जस्टिफाइड बिलीफ, समझ से बाहर है। खैर,
जस्टिफाइड बिलीफ आपका सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है। वो जस्टिफाइड बिलीफ ट्रूथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और किसी भी हालत में वो पूरा ट्रूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज जो अगले आगे जाने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है गॉड ऑफ गैप्स। गॉड ऑफ गैप्स एक बिलीवर मेंटेलिटी से आता है। जब एक बच्चे से कहा जाता है कि तुम इस किताब के अलावा किसी चीज को नहीं मानोगे, इस किताब पे तुम डाउट नहीं करोगे, ऐसे में वो लोग या वो बच्चे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को एक ही मानते हैं। मतलब सेक्शन 3 को मानते हैं कि जो भी उनका सेक्शन 3 है, जो भी इस किताब में लिखा है, जो हमें कहा गया है वो सच है, तुम्हें मानना है और वही सच है। वो 3 को 1 का पार्ट मानते हैं, बेसिकली पूरा 1 या 4 का पार्ट मानते हैं, और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। बिलीफ्स एक बारी कवर कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगले मेरा जो रिफ्यूट है उसमें काम आएगा। बिलीफ आपका मेरे हिसाब से, अगेन ये कोई फिलोसफिकल बुक से मैंने उठाया नहीं है, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आपका 3 तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम आएगा। पहला इनेट, मतलब आपको जन्म से किसी चीज पे बिलीफ है। इंडोक्ट्रिनेशन है आपकी, या आपका एक्सपीरियंस है। इनेट बिलीफ क्या है? जैसे आप पैदा हुए और आपको पैदा होते ही ऊंचाई से डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है। ऐसा डर आपका जस्टिफाइड नहीं है, ये अनजस्टिफाइड बिलीफ है, क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई रैशनल रीजनिंग है नहीं। बट ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। आप यही चीज, आपका जो हाइट से डर है, वो आपको ऐसी जगह पे ले जाने से रोकेगा जहाँ पे आपकी मौत हो सकती है, और आपको ऐसे खतरनाक एरिया से ले जाने से रोकेगा जहाँ पे अंधेरा है, कोई आपको एम्बुश कर सकता है। तो इसको आप बिल्कुल झुठला नहीं सकते, बट ये बिलीफ केवल फीलिंग लेवल तक ही सीमित है, उससे ज्यादा उसका आ, मोल नहीं है। मतलब अगर कोई ये सोचे कि पैदा होते ही उसको कुछ सुप्रीम नॉलेज होती है इन बच्चे को, ऐसा नहीं है, एक बेसिक फीलिंग्स होती हैं। दूसरा इंडोक्ट्रिनेशन है। इंडोक्ट्रिनेशन आपका जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड दोनों तरह का बिलीफ होता है। इंडोक्ट्रिनेशन में मान लीजिए किसी से कहा जाए कि भाई जहन्नुम सच है या जमीन साकिन है। आज के ज़माने में किसी से कहा जाए ज़मीन साकिन है, वो अनजस्टिफाइड बिलीफ है और इंडोक्ट्रिनेशन के कारण आया है। जस्टिफाइड बिलीफ, मान लीजिए किसी से कहा जाए कि अर्थ फ्लैट है, वो बट आज से 200,000 साल पहले किसी से कहा जाए अर्थ फ्लैट है, जब आपके पास उसके ऑपोजिशन में कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। और आज के टाइम में जस्टिफाइड बिलीफ, अगर आप ये मानते हो कि धरती गोल है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है धरती गोल है, ये एक जस्टिफाइड बिलीफ है। अगेन जस्टिफाइड बिलीफ जो है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तीसरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी आपका जस्टिफाइड बिलीफ्स में आएगा। अब ये भी आपका सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए जस्टिफाइड बिलीफ हो गया, आपको सांपों से डर लगता है, आपको सांप ने काटा, उसके बाद आप सांपों से डरते हो, हर तरह के सांप से डरते हो। अब ये जरूरी नहीं कि सच हो। बहुत से सांप जहरीले नहीं होते, बहुत से आपको देखते ही भाग जाएंगे, और बहुत से इतने काबिल भी नहीं होते कि आपको काट पाए। छोटा सांप है, आपको नहीं काट सकता, मान लीजिए एक सर्टेन स्पीशीज है, बट आपको उससे डर लगता है। जस्टिफाइड बिलीफ है, आपको पहले सांप ने काटा है तो आप क्यों ना डरो। बट वो चीज़ सच भी हो सकती है और सच नहीं भी हो सकती। वो सांप वाकई में खतरनाक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा जस्टिफाइड बिलीफ जो सच होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फुटबॉल है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल का शेप क्या होगा? गोल होगा। आपने आज तक हजारों फुटबॉल देखे हैं। अगला बंदा आपसे कहे कि भाई फुटबॉल का शेप क्या होगा, आप एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बोलोगे कि भाई गोल होगा। जस्टिफाइड बिलीफ है। या उसका एक्चुअल में शेप क्या है? वो गोल है। छठा है कि आप ऐसा जस्टिफाइड बिलीफ जो कि सच नहीं है। अगर आपने एक शैडो देखी, आपने कुछ ऐसा देखा जिसके पास अभी आपके पास एक्सप्लेनेशन, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय इसके कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको भी आप जस्टिफाइड बिलीफ में ही डालोगे। आपके लिए वो जस्टिफाइड था।
और आपने उस पर बिलीव किया हुआ है। अब इशू कहाँ आता है? हमारा इशू आता है गॉड ऑफ गैप्स में। जब कोई इंसान अपने बिलीफ्स को सच मानना शुरू कर दे और उससे भी ज़्यादा उसके बेस पे अगर लॉज बनाने शुरू कर दें, तब हमें दिक्कत होती है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे जो कि सच नहीं है, जैसे सेक्शन 3 अगर आप देखोगे, बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो कि सच नहीं है, उसको अगर आप चार मान के लॉज बनाने शुरू कर दोगे या कुछ भी ऐसा करना शुरू कर दोगे जिससे आपके आसपास के लोगों को इम्पैक्ट पड़े, वो चीज़ कंसर्न, एथियस्ट कंसर्न रहता है। अब जस्टिफिकेशन पे जाते हैं, जो एक दूसरा गोला था हमारे उसमें। यहाँ पे एम्पिरियलिज्म और रैशनलिज्म की डिस्कशन करते हैं। मोटा मोटा एक इन पे चला जाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, उसके बाद क्यों मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं रखता वो बताता हूँ। देखिए, रैशनलिज्म में पहली चीज़ है कि आप इंट्यूशन पे बिलीव करते हो कि इंट्यूशन ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे आप कुछ कर सकते हो। आपको मतलब कुछ कर सकते हो इन द सेंस आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो इंट्यूशन के बेस पे। ठीक है, सिमिलर है, ये इनेट नॉलेज है, आपके बचपन से आपके पास कुछ इनेट नॉलेज और कंसेप्ट्स हैं, और आपके पास थ्योरी बेस्ड है। आप पहले थ्योरी बनाओगे, उसके बाद उसको कंफर्म करोगे। एम्पिरिसिज्म, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप कुछ चीज़ देखते हो, उसके बाद उसके थ्योरी तक जाते हो। इंट्यूशन में बिलीव नहीं करते ये लोग, और इनेट नॉलेज में बिलीव नहीं करते। ठीक है, आगे आते हैं। इसी को एक दूसरे तरीके से आगे देखता हूँ, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरियलिज्म। इस रैशनलिज्म, जैसे हमने पहले देखा, ये मानते हैं कि भाई इनेट आइडियाज होते हैं। दूसरी चीज, एम्पिरियलिज्म मानता है इनेट आइडियाज नहीं होते। यहाँ पे सेंस परसेप्शन से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आप रीजनिंग से स्टार्ट करते हो, लॉजिक। ये दोनों चीजें हम डिडक्शन में एक बार देखेंगे, डिडक्शन और इंडक्शन में, मतलब थोड़ा सा लिंक्ड है, आपको समझाता हूँ। इनेट आइडियाज। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं इनेट आइडियाज में, जो कि जस्टिफाइड बिलीफ्स हैं। यहाँ ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, इनेट आइडियाज होते हैं या इनेट आइडियाज नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनेट आइडियाज नाम की जिस लेवल की आप बात करते हो रैशनलिज्म में, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बचपन से आपको कोई सुपर नेचुरल नॉलेज मिल के आ रही है, ऐसा नहीं है। बट इनेट फीलिंग्स हैं आपके पास, इनेट इंस्टिंक्ट है। अगेन, जो सच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपकी ऊंचाई का डर है, तो ऊंचाई का डर एक बिलीफ है जो कि सच है। आपको ऊंचाई से गिरोगे तो आप मर जाओगे। ठीक है, बट इस केस में अगर आप देखोगे तो हालांकि आपके पास बथेरा एविडेंस है कि आप, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड ब्रिज है जो नहीं टूटेगा, आप आराम से उस पर चल के जा सकते हो, बट अपने बिलीफ के कारण ये भाई नहीं चल पा रहा उस पर। बट इससे ज़्यादा बेसिक फीलिंग्स से ज़्यादा इनेट नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इनेट फीलिंग्स हैं और इंस्टिंक्ट्स हैं। ठीक है, तो नो इनेट आइडियाज। कुछ हद तक आप यहाँ जाओगे, बट बिल्कुल नहीं। मतलब इनेट फीलिंग्स है जो कि सच और झूठ हो सकती हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन है। खैर, आगे चले। अगला आता है रीजन और सेंस परसेप्शन। इन लोग, अगेन इसमें भी आप अलग अलग रख रहे हो। आप इसमें आप ये मान के चल रहे हो कि आप सेंसेस के थ्रू ही हर चीज मानते हो, और यहाँ पे आप रीजन के थ्रू मानते हो। अगेन दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप देखोगे, आप दिमाग यूज करते हो किसी भी चीज में, और रीजनिंग में भी आप दिमाग यूज करोगे। अब बिना दिमाग के आप किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते। और मान लो आपने कर भी लिया, आप टेस्ट लेवल है, आपको रीजनिंग नहीं है, तो आप क्या नॉलेज डिराइव करोगे उससे? अब इससे उल्टे में ले जाओ, अगर आप मान लीजिए अंधे हो और आपके हाथ पांव भी नहीं है, आपका आपका शरीर में फीलिंग नहीं है कि आप कुछ भी सेंस कर पाओ, गरम ठंडा कुछ किसी भी तरीके का कुछ सेंस कर पाओ। अब आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले बना लिए कि गोल क्या होता है, बट जब तक आपके पास सेंस परसेप्शन नहीं है, आप वाकई में गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। या वाकई में आप रीजनिंग से, रीजनिंग को वैलिडेट करने के लिए आपको सेंस परसेप्शन चाहिए। ये नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, डिडक्शन और इंडक्शन, इसमें मैं बात करता हूँ ब्रीफली कि क्या कह रहा हूँ, शायद अभी क्लियर ना हुआ हो। अब एक मिनट रुकिए।
वो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे हम डिडक्शन और इंडक्शन की बात कर रहे हैं। डिडक्शन में मेन चीज है हम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन में आप ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हो। पिछली स्लाइड में अगर आप जाओगे तो यही मेन डिफरेंस था। अगर आपको याद हो कि इंडक्शन में हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की, सेंसेस की, और थ्योरी में हम बात कर रहे थे ब्रेन की। इसका मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिडक्शन में ऑब्जर्वेशन का काम नहीं लेते हैं। अब डिडक्शन में भी ऑब्जर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट महत्व है, एक प्लेस है। सॉरी, खैर फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हो और फिर थ्योरी तक जाते हो। यहाँ पे आप थ्योरी से स्टार्ट करते हो और फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंफर्मेशन तक जाते हो। अब ये एक दूसरा कमेंट है जो भाई साहब का आया था। अब इनका अगेन ये कहना है कि जो इंडक्शन मानते हैं ये लिमिटेड है क्योंकि ये सेंसरी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मान लिया, पर हर तरह की नॉलेज आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि आप यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि आप सेंसरी एक्सपीरियंस से आप अपना रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो। डिडक्शन में भले ही आप अपना रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे, सेंसरी एक्सपीरियंस से स्टार्ट नहीं कर रहे, बट जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते कि वो आपकी थ्योरी सही है या नहीं है, आप कंफर्मेशन तक नहीं पहुंचोगे। और इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सेंसरी ऑब्जेक्ट्स चाहिए ही चाहिए। ये पहला चीज था उनका, जो इनफैक्ट जो उनका एक अटैक आर्ग्यूमेंट होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है इनका डिडक्शन लॉजिक का, जिसमें ये बेसिकली एस्केप लॉजिक है उनका, कि हम तो रैशनलिस्ट हैं, हमें एम्पिरिकल एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो जब कोई एथियस्ट या साइंटिस्ट एम्पिरिकल एविडेंस मांगता है और आप ये कह के भागना चाहते हो कि हम तो डिडक्शन लॉजिक में बिलीव करते हैं, डिडक्शन में भी आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी दे सकते हो सबसे पहले बिना कुछ देखे। जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ, आप उसको कंफर्मेशन नहीं दे सकते। आप भले ही कह दो कि जिन होते हैं, बट जब तक आप उसको एस्टेब्लिश नहीं कर लेते, एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सेंसेस चाहिए, तब तक वो सच नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पे मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप कि डिडक्शन लॉजिक और रैशनलिज्म में आप बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना एविडेंस दिए आप भाग नहीं सकते हो कि हम तो डिडक्शन लॉजिक दे रहे हैं, हमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं। और ना ही आप ये कह सकते हो कि हमारा कंफर्मेशन, थ्योरी आप जो मर्जी बना लो, बट आपका जो कंफर्मेशन है वो ऑब्जर्वेशन के बाद ही आएगा। अब फाइनल इसमें आते हैं कि मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं दोनों को मानता हूँ। ज्यादातर लोग दोनों डिडक्शन इंडक्शन दोनों ही तरह के लॉजिक को मानते हैं। इसीलिए आप किसी को एक एम्पिरिसिस्ट या रैशनलिस्ट नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल एवोल्यूशन, आपने देखा कि लोग इवॉल्व हो रहे हैं, स्पीशीज किस तरह से चेंज हो रही हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया, थ्योरी तक गए। दूसरा, जब वाटर सिंक में घूमता है, एक तरफ क्लॉकवाइज घूमता है और साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगेन आपने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप थ्योरी तक गए। सन सेंट्रिक भी आपने पहले ऑब्जर्व किया, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, कि असल में जो सूरज, तारे और प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो सन सेंट्रिक मॉडल से जस्ट एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगेन आपने पहले ऑब्जर्व किया, पैटर्न ऑब्जर्व किया, उसके बाद थ्योरी दी। ब्लैक होल के केस में भी आपने पहले ऑब्जर्व किया कि ब्लैक होल के आसपास का जो मैटर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप फाइनली हाइपोथेसिस थ्योरी तक पहुंचे। पाइथागोरस थ्योरम में भी आपने यही किया। पहले आपने ये देखा कि ट्रायंगल के साइड्स आपस में, उनको नाप, मतलब किस तरह से अरेंज्ड है, उनको नापा, उनकी लेंथ क्या है। उसके बाद आप थ्योरी तक गए और आपने फॉर्मूला बनाया कि भाई ये फॉर्मूला है। अगेन ये इंडक्शन हुआ, तो इंडक्शन तो डेफिनेटली एक वैलिड रास्ता है सच तक पहुंचने का, पर कोई भी इंसान जो इंडक्शन मान रहा है, कोई भी रैशनल इंसान डिडक्शन को मना नहीं करता। डिडक्शन जो कि आपका
रिलेशनिस्ट में आता है, सॉरी रैशनलिस्ट में आता है। एग्जाम्पल, इवन साइंटिस्ट मना नहीं करते इस चीज को। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स पहले सिर्फ थ्योरी में आई थी। थ्योरी में लोग जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। रिसेंटली आपने ऐसा इक्विपमेंट बनाया जहां पे आप ग्रेविटेशनल वेव्स नाप पाओ, उसको नाप लिया जब हम लोगों ने, तब हमने उसको सच माना कि वाकई में ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। उससे पहले ये थ्योरी थी। तो ये इनफैक्ट मेरे ख्याल से अभी पिछले 10 साल के से पहले पहले ये थ्योरी थी। आज ऑब्जर्वेशन के बाद इसको आप सच मानते हो। सेम चीज, टाइम स्लो हो जाता है जब किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड तक पहुंचती है। अगेन ये आइंस्टाइन ने पहले थ्योरी दी, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आप कहते हो हाँ ये चीज सच है। अब सेम चीज अगर पाइथागोरस के लिए, अगर आप मुझे कहो कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की इस साइड का लेंथ बताओ, और आपने ये दो साइड्स मुझे बता दी। अब मैंने थ्योरम लगा के इस लेंथ की साइड सही से बता दिया, आप मुझे कहो कि भाई तुमने नापी तो है नहीं, तुम्हें कैसे पता ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमने थ्योरी के बेस पे इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं, बट इसमें ऑब्जर्वेशन हमारा हमेशा से लगा है। ये जब थ्योरम बनी थी तो पाइथागोरस यहीं से आया था। अगेन ये चीजें आपकी, मतलब समराइज जो मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि आप फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट में आपने सुबह शाम अपना दिमाग लगाना है, तो उसके लिए आप रैशनलिस्ट और इंपीरियलिस्ट अलग अलग लेके चलना चाहो। रियल लाइफ में ज्यादातर लोग इनको साथ लेके ही चलते हैं।